बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका आज जो है चैप्टर 2 क्लास है और ये आपका ऑलमोस्ट 5th क्लास होगा। उसके पहले जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास मैंने जो लिया है उसमें आर्टिकल्स हो गए या पार्ट हो गए या फिर जितने जो शेड्यूल हैं अनुसूचियाँ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे मैं उसका डिस्कशन कर चुका हूँ। अप्रोक्स 100 से 150 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ होगा और उसका एक और वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रीएम्बल का एक 50 चैप्टर 2 जो है प्रीएम्बल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का ये सेशन में ला रहा हूँ। तो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो चैप्टर 2 आज है हम लोग का प्रीएम्बल। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है प्रीएम्बल। ये है हम लोग का संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से हम लोग को करीब कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो और अप्रोक्स देखा जाए तो 50 एमसीक्यू यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो प्रीवियस 2 से 3 सालों में जो यूपीएससी यूपीपीसीएस या डिफरेंट पीसीएस एग्जाम में जो कंडक्ट किए गए हैं उससे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करूँगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में कहा गया? देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ये तो केशवानंद भारती 1973 का केस था। लेकिन ये कह रहा है कि किस सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में ये कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ध्यान से देखिएगा, संविधान का भाग नहीं है। तो ये कहा था कि इसने बेरुबारी केस 1960 में, बेरुबारी जो केस हुआ था 1960 में, ये आप लोग याद रखेंगे कि बेरुबारी केस में बेरुबारी जो बात था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संशोधन का अंग, संविधान का अंग मान लिया गया तथा यह भी माना गया कि उद्देशिका संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्गदर्शक है। और इसी वाद में सर्वप्रथम आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यूँ कहें, 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक बेरुबारी केस और एक केशवानंद भारतीवाद। बेरुबारी में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। बेरुबारी में, यहाँ देखिए, बेरुबारी में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन वहीं केशवानंद में क्या माना गया? प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए उसमें संशोधन की भी बात की गई, बशर्ते कि वह मूल ढांचे में परिवर्तन न होता हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन अभी मैंने कहा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस वाद में जो है उसमें सर्वप्रथम आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की गई। और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यहाँ देखिए लिखा गया है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से संबंधित है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 7 से 6 के बहुमत से दिया तथा मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी थे। तो इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? एस.एम. सीकरी थे। आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। केशवानंद भारतीवाद जो चल रहा था जिसमें निर्णय में 7 वोट पड़े और उसके अगेंस्ट में 6 थे, तो 7 के बहुमत के 7 जजों की बैठक जो हुई थी, पैनल जो हुई थी, 13 जजों की पैनल था जिसमें 7 निर्णय पक्ष में दिए थे कि इसके पक्ष में निर्णय दिए थे और 6 जो थे इसके विपक्ष में निर्णय दिए थे। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे आपको एस.एम. सीकरी। अब नेक्स्ट कह रहा है क्या कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की संशोधन की शक्ति व्यापक है तथा इसका इस्तेमाल जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से के संशोधन हेतु किया जा सकता है। इस वाद में पश्चिम बंगाल के जमींदार शंकरी प्रसाद सिंह देव ने पहले संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी थी। ठीक है, उसके बाद चंपक दोराई राजम बनाम भारत संघवाद 1951 का था। इसमें क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना था और इस मामले के बाद भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। उसी पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का जो केस था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। तो ये कुछ केसेस हैं, आप लोग नोट डाउन करें। अभी तक से 2 चीज़ याद रखना है कि बेरुबारी वाद में क्या बोला गया था कि सर्वोच्च की
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वहीं केशवानंद भारती में क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं बशर्ते कि उनके मूल ढांचे के सिद्धांत में कोई परिवर्तन न हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं, ध्यान से देखिए। कल्याणकारी राज्य ये है, समाजवादी राज्य ये भी है, राजनीतिक समानता ये भी से, साम्यवादी राज्य ये नहीं है, पहला गलत हो जाएगा हम लोग का। देखिए लिखा हुआ है कि संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांत आदि जो है भारतीय संविधान के दर्शन के मूल सिद्धांत हैं, जबकि साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान के दर्शन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होते हैं। यानी कि यूँ कहने का मतलब है कि संविधान का स्रोत अगर कौन है तो हम सभी जनता हैं, यानी कि हम भारत के लोग ही हैं जो संविधान के मुख्य स्रोत हैं, जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा क्रम सही है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला गलत है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु से स्टार्ट होता है ना, तो संप्रभु, ऑप्शन बी संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये हो गया बी हम लोग का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं, ये याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन के तहत, उसके जोड़े गए हैं, क्या जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, एक सेकेंड, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो मूल संरचना की अवधारणा केशवानंद भारतीवाद 1973 के केस का ये मैटर है, जिसमें आधारभूत संरचना के विकास को क्या की गई थी, संविधान की मूल संरचना जो थी, मूल संरचना को प्रतिपादित की गई थी। तो ये है ऑप्शन डी हम लोग का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग को क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ क्या है, तो ये कह रहा है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है, सारे टर्म को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी क्या है कि समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को परिलक्षित करने वाली विचारधारा। समाजवादी का मतलब है कि सभी को समान अवसर मिले। समाजवादी का मतलब होता है कि समाजवादी का मतलब पहले जो थे यूरोपीय कंट्री में जो समाजवादी का अर्थ समझा जाता था क्या कि राज्य की, समाजवादी का अर्थ क्या समझा जाता था कि सारे चीज़ों पर राज्य का नियंत्रण हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाजवादी का अर्थ होता है कि सभी को समान अवसर मिले, ताकि सभी के साथ समान व्यवहार हो, उन्हें समान अवसर मिले ताकि वे अपनी क्षमता का विकास कर उस माहौल में ढल जाए। और भारत जो है, भारत का जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित है समता वर्ड, वो उसको परिलक्षित करने में सफल हो। ठीक है, तो ये समाजवादी हो गया। समाजवादी का सिंपल मीनिंग बस इतना रखिए कि सबको समान अवसर मिले ताकि वो अपनी लक्ष्य को क्या कर सके, प्राप्त कर सकें। सबको समान अवसर सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति के आधार, धर्म, लिंग, जाति के भेदभाव के बिना ही सभी को समान अवसर प्रदान की जाती है। तो ये हो गया समाजवादी। अच्छा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य धर्म से तटस्थ होगा। या यूँ कहें कि पंथ निरपेक्षता में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखता है, और राज्य धर्म से क्या होता है, तटस्थ दूरी बनाकर रखता है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन 4 के लोकतंत्रात्मक। इस व्यवस्था से अभिप्राय शासन संचालन की शक्ति या संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और शासन संचालन की जितनी भी शक्ति हैं वो सब किसके पास है, जनता के पास है। जनता ही क्या करती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का चयन करती है, और तब वो सरकार के प्रतिनिधि की चयन करती है, और तब सरकार जो है हमारे देश में शासन करते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य को क्या कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? राज्य प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित हो जाता है। मतलब जिस राष्ट्र का अध्यक्ष अगर लोगों द्वारा निर्वाचित हो तो उसे गणराज्य कहा जाता है। ठीक है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता में 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। समता में कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व के एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की गरिमा के लिए संविधान में आर्टिकल 21 का प्रावधान किया गया है, और अंगीकरण की तारीख कितना है? 26 नवंबर 1949। ठीक है। विविध मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की चलते हम लोग। क्या लिखा गया कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मस्तिष्क है वो प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? तो अभी देखिए मैंने बताया पूरे प्रस्तावना को जो आप पढ़िएगा तो 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की जो है वो भ्रातृत्व यानी कि बंधुता का डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और प्रस्तावना में 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वस्त करती है। ठीक है। बंधुत्व में क्या है? व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से क्या होती है? स्टार्ट होती है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो हम लोग जानते हैं जब पूरे प्रस्तावना को हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हम भारत के लोक से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें जो वर्ड हैं वो इस प्रकार अरेंज होते हैं कि संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर यही मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न जिसको बोला जाता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, क्या सामाजिक न्याय सही है, राजनीतिक न्याय सही है, धार्मिक आर्थिक न्याय सही है, धार्मिक न्याय का डिस्कशन नहीं किया गया है क्योंकि सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन हो जाएंगे डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। न्याय शब्द क्या अभिव्यक्त करता है? क्या पद एवं अवसर की समानता को, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को, ये हो सकता है बी। उसके बाद कह रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय भी हो सकता है, लेकिन तीनों के तीनों आपको यहीं दिए गए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन तीनों न्याय की क्या करते हैं? चर्चा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? तो उद्देशिका में क्या है? विचार की स्वतंत्रता। ध्यान से देखिए, विचार एवं
विचार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें विचार की स्वतंत्रता शामिल है, ये सही है। आर्थिक स्वतंत्रता, अच्छा आर्थिक स्वतंत्रता ये गलत है, स्वतंत्रता 5 होते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा कि 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, ध्यान से देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। क्या इसमें आर्थिक कहीं दिख रहा है, नहीं, तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है यहाँ पर हम लोग का गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हम लोग का गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारत की संविधान की उद्देशिका जो है उसमें किस बात का उल्लेख नहीं है, ध्यान से देखिए। सामाजिक समानता की बात है, ये व्यक्ति की गरिमा, ये सही है। प्रतिष्ठा की समानता, ये भी सही है। राष्ट्र की अखंडता, ये भी सही है। लेकिन सामाजिक समानता की बात नहीं की है, ये सामाजिक समानता की बात नहीं कही है। समानता 2 प्रकार के, समानता जो है 2 प्रकार की कही गई, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, सामाजिक समानता नहीं बल्कि 2 प्रकार की समानता कही गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रतिष्ठा, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, इसमें उपासना की स्वतंत्रता शामिल है, व्यक्ति की गरिमा भी शामिल है, अवसर की समानता शामिल है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं, ये प्रस्तावना में जो है लोकतांत्रिक सरकार लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। फिर से देखिए, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पथनिरपेक्ष है, संघीय की बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संघीय गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के जो आमुख है उसका लक्ष्य क्या है, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये सही है। विचार में विभक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, चारों के चारों सही ये हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रस्तावना को जब आप पूरा पढ़िएगा तो उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है। तो समस्त राजनीतिक सत्ता के स्रोत ही हम भारत के लोग हैं, यानी कि जनता है। जो हम भारत के लोग से ही भारत की प्रस्तावना जो है स्टार्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है भारत का संप्रभु होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत में कौन संप्रभु है, तो भारत में जो मालिक हैं वो कौन है, भारत के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। क्योंकि यहाँ के लोग ही क्या करते हैं, वे सरकार के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तब जाकर सरकार बनती है या सरकार चलती है। तो हम भारत के लोग यहाँ पर हो जाएंगे। और इसको आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसको आप मार्क कर ले कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। तो भारत में संप्रभु जो है आपको, भारत में संप्रभु कौन है आपको, तो हम भारत के लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें, तो ये प्रस्तावना में निहित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि निम्नलिखित आदर्शों और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। तो कौन कौन सा दर्शन भारत की उद्देशिका प्रस्तावना में निहित है उसके बारे में देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शामिल है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, ये भी शामिल है। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये CDS 2013 का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सही शब्द को विचारानुसार क्रम कीजिए। तो हम भारत के लोग, यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले C हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी A हो गया। पंथ निरपेक्ष D, लोकतांत्रिक गणराज्य D, CADB ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का A, ठीक है। प्रस्तावना को बस एक बार देख लीजिएगा ना, तो कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 तरह की बंधुता, इस सब के बारे में जो लिखा हुआ है बस उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ प्रस्तावना में पूछे जाते हैं। और जो कोई वाद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन रहे हैं उस पर भी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा, तो इस पूरा प्रीएम्बल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष ये हुआ है, सार्वभौम ये भी हुआ है, लोकतांत्रिक यही हुआ है, लेकिन उदारवादी का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए हम लोग का गलत हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्न से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि क्या भारत में अनेक धर्म है, भारत में अनेक धर्म है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि नहीं करता है। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये बी जो है हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं हुआ।
वो तो स्वतंत्रता है ना, लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होता और भारत सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यही पंथ निरपेक्षता की पुष्टि करता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखिए क्या कर रहा है कि उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बनी, ये सही है। उद्देशिका के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही बात है। लेकिन उद्देशिका की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाए गए, तो ये भी सही, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन कौन सा था, 42वां संशोधन, और उसके तहत ही समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो नहीं। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती है, ये 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं थे। तो गणतंत्र शामिल थे, विश्वसनीय शामिल नहीं थे, समाजवादी ये शामिल थे। तो ऑप्शन जो है, और कौन शामिल नहीं थे ना, तो 2 हो गए। समाजवादी भी यहाँ पर शामिल नहीं थे, स्टार्टिंग में करें जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा में, तो उसमें कौन से शब्द शामिल नहीं थे। ठीक है, तो देखिए गणतंत्र शामिल थे, विश्वसनीय शामिल नहीं थे, समाजवादी को 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, गैर धार्मिक तो शामिल है ही नहीं, क्योंकि ये भी पंथ निरपेक्ष शब्द भी नहीं शामिल था। तो ऑप्शन ए को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4 ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपको ये जो टर्म है ये आपको स्टार्टिंग में शामिल नहीं थे प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम लोग कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो उद्देशिका में ध्यान से देखिए, पहला क्या कहता है कि उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख है, सही है। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। सेकेंड है कि अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं था, ये भी सही है कि ये जो राष्ट्र की एकता और अखंडता था ये भी उद्देशिका में आरंभ से नहीं था, मतलब ये भी सही हो गया हम लोग का, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको 1976 में ऐड किया गया था। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। क्या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे वे संविधान के अंग थे, गलत। और उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये सही है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया था तो फिर 1977 में इन शब्दों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और उक्त शब्द 1985 में, गलत। और उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत, संविधान के प्रस्तावना के अंग हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाए गलत हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 42वें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया कितना, एक बार, ठीक है। और इसमें क्या जोड़े गए, इसमें जोड़े गए आपको, इसमें समाजवाद पंथनिरपेक्ष और ये समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जो जोड़े गए, ये जो तीनों वर्ड जो जोड़े गए ये कब से शामिल हो गए थे, मतलब ये संविधान में कब जोड़े गए। तो ये जोड़े गए, ये तो संशोधन था ये, लेकिन जोड़े गए कब, 1977 से, कि 1976 में संशोधन हुआ और 77 में इस टर्म को संविधान में जोड़ दिए गए, प्रस्तावना में जोड़ दिए गए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों शब्द जो है यहाँ पर जोड़े गए थे।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और एकता और अखंडता। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हम लोग को बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं हम लोग। 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, संप्रभु कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था कह रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो ध्यान से देखिए, ये अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1949 नहीं होगा, 13 दिसंबर 1946 होगा, को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया गया है, जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या रही है? तो ये है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी यहाँ पर। लेकिन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को ना, ये तो नया वाला है, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब क्या किया था? ध्यान से देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। ठीक है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं होता। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय की बात पूछी जा रही है कि उस समय क्या इसका सही ये ऑर्डर थे। नेक्स्ट चलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे कह रहा है? तो ध्यान से देखिए, अखंडता शब्द तो नहीं थे क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, समाजवाद भी नहीं थे, पंथ निरपेक्षता भी नहीं थे। ठीक है, सिर्फ गणराज्य थे। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों टर्म 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द क्या है? मूल संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें वर्णित शब्द क्या है? सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, ध्यान से देखिएगा, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष ये नहीं था, धर्मनिरपेक्ष ये नहीं था, ये नहीं था, ऑप्शन बी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष आ गया तो गलत हो गया, यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष आ गया तो ये भी गलत हो गया, यहाँ समाजवाद आ गया तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो भारत की संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका है उससे प्रतिबिंबित होता है। अब इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माता सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है और संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। जो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको बताया कि बेरूबारी मामले 1960 जो था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन जब केशवानंद भारती बाद 1973 में आया तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का न सिर्फ अंग माना बल्कि यह भी माना कि यह संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। इसमें क्या माना कि उद्देशिका संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अगर कोई भी किसी अनुच्छेद की अगर अस्पष्ट नहीं दिखता है, मतलब उसमें अस्पष्टता सिद्ध होती है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। फिर 1994 के बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व 1995 के एलिसी वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है और उद्देशिका संविधान का भाग तो है लेकिन वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन से कथन सही हैं? क्या उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है?
सही बात है, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर उद्देशिका के शब्दों की अगर कोई अवहेलना करता है तो उसको न्यायालय में इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता। यानी द प्रीएम्बल कह रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी सही है। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, ये गलत है हम लोग का। सेकेंड क्या कहता है कि संविधान का भाग नहीं है, ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। संविधान का तो भाग है लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, उस पर कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये आपको IAS 2020 का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कि संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पहला देखते हैं हम लोग कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था वह संविधान के निर्माण पर असर था। संविधान के निर्माण पर असर था, ये पहला कथन सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सेकेंड भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने क्या किया, आदेशित किया गया है। और राज्य के मुखिया का लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया का जो लोग है क्या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं यहाँ पर, तो नहीं। राज्य के मुखिया जो राष्ट्रपति होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर कि संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि, संविधान की व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह मूल्य भारतीय शब्दों का प्रयोग करती है। नहीं, यह संविधान निर्माताओं के, ये सही है कि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को क्या करती है, सम्मिलित करती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में ये बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नहीं दिया गया है, तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है कि यह लागू किया जा सकता है, ये गलत है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना जो है कि अगर कोई मान लिया जाए कि अगर सरकार उसको लागू नहीं करती है तो उसको कानून के तहत उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उसको कानून के समक्ष जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकते लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो किया गया है, देखिए उद्देशिका और मूल अधिकार, आर्थिक न्याय क्या उद्देशिका और मूल अधिकार में, कि उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार में नहीं बल्कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में DPSP में जो है ना आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय यानी कि सबके लिए समान वेतन समानता की बात की गई है और DPSP में ही राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि वे राज्य में आर्थिक न्याय स्थापित करें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या दी गई है क्या, कि मूल अधिकारों के अध्याय में, गलत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, गलत। ये देखिए मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों, इन तीनों के तीनों अध्याय में जो है उनके आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हम लोग का, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है, तो ये प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में क्या कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और के एम मुंशी क्या कहते हैं? के एम मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्री गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्री गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। और प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्री गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये के एम मुंशी है। ठीक है। और इस तरह ये हम लोग का ये चैप्टर 2 जो है प्रीएम्बल को लेकर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर होता है कंप्लीट हम लोग का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग चैप्टर 3 इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 3 के क्लास में। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाम में रात के 8 बजे पर डे इंडियन इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पर, जो सबके लिए फ्री है। आप लोग उसे प्लीज़ देखें। लगातार 1 साल एक मंथ मेरे साथ जुड़ के रहें, आपका इकोनॉमी का पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।